शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन हसरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो भारतीय संविधान की विशेषताएं चल रही थी, उनमें आपातकालीन उपबंध हो गए थे और एकल नागरिकता हो गई थी। आज जो भारतीय संविधान की विशेषता हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान की जो विशेषता हम पढ़ेंगे आज वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये स्पष्ट किया जाता है, जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये स्पष्ट किया जाता है कि संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श निश्चित किया गया है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से ये स्पष्ट हो जाता है, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके द्वारा संविधान के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श निश्चित किया गया है। और इस हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकारें नागरिकों को पौष्टिक आहार यानी कि पौष्टिक भोजन, वस्त्र, शिक्षा, आवास व स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगी। इस हेतु जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, वो नागरिकों को पौष्टिक भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा व स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगे। ये जो केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें इस प्रकार से कार्य करेंगी जिससे कि नागरिकों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठे, समाज में जो आर्थिक समानता है वो स्थापित हो, यानी कि अमीरी और गरीबी का जो भेदभाव मिट जाए, समाज में आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। और जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, आर्थिक समानता की स्थापना के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं, लगातार प्रयत्न कर रही हैं और जिसके लिए नियोजन की पद्धति को भी अपनाया गया है। देखिए, हमारी जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनमें नियोजन पद्धति को भी अपनाया गया। नियोजन होता है सही दिशा में उठाया गया कदम। नियोजन सही दिशा में उठाया गया कदम। तो इस प्रकार से जो भारतीय संविधान की ये विशेषता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, जो संविधान है उनके नीति निर्देशक तत्व में स्पष्ट किया गया है कि संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान के माध्यम से जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श निश्चित किया गया है और केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें नागरिकों को पौष्टिक भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएगी और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाएगी, उन्नत बनाएगी और आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। आर्थिक समानता की स्थापना की जाए यानी कि समाज में आर्थिक दृष्टि से सभी लोग क्या हो, समान हो। और केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं इसके लिए लगातार प्रयत्नशील है, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रही हैं और जिसके लिए नियोजन की पद्धति को भी अपनाया गया है। नियोजन की पद्धति को भी अपनाया गया है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है, भारतीय संविधान की अगली विशेषता है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। देखिए, भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके कल्याण के लिए, उसके जीवन स्तर के लिए, उनके आरक्षण के लिए ये
अनुच्छेद 330 और 332 के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में भी और विधानसभाओं में भी आरक्षण प्रदान किया गया है। वही क्वेश्चन है 1 नंबर का कि जो अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं उनको कौन कौन से अनुच्छेदों में लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 330 और 332 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को लोकसभा में भी और विधानसभाओं में भी आरक्षण प्रदान किया गया है। और प्रारंभ में जो ये आरक्षण की व्यवस्था थी ये 25 जनवरी 1960 तक निश्चित की गई थी। कब तक? 25 जनवरी 1960 तक निश्चित की गई थी। फिर संविधान में संशोधन करके इनकी जो समय सीमा थी, इसकी जो समय सीमा थी उसको आगे बढ़ा दिया गया। और जो 95 संवैधानिक संशोधन हुआ, कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ? 95 संवैधानिक संशोधन जो 2010 में हुआ, उसके आधार पर ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, इसको 25 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 25 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अनुच्छेद 335 में इन जातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। अनुच्छेद 335 में क्या उल्लेख किया गया है कि जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में सितंबर 1993 से 27% आरक्षण लागू कर दिया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में जो आरक्षण की व्यवस्था थी ये सितंबर 1993 से 27% लागू कर दिया गया। कितना प्रतिशत है? 27%। और कब से? सितंबर 1993 से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में कितना आरक्षण लागू कर दिया गया? 27%। तो इस प्रकार से यह है भारतीय संविधान की लास्ट विशेषता कि अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। अल्पसंख्यक और पिछड़े जो वर्ग हैं उनके कल्याण की भी विशेष व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। संविधान अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के जो नागरिक हैं उनके लिए, अनुसूचित जातियों और जनजातीय क्षेत्रों के नागरिकों को सेवाओं, संसद में, विधानसभाओं में और अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण प्रदान किया है उन नागरिकों को। और संविधान का जो अनुच्छेद 330 है, 332 है, इसके तहत जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनको लोकसभा में भी और विधानसभाओं में भी आरक्षण प्रदान किया गया है। प्रारंभ में जो ये आरक्षण की व्यवस्था थी ये 25 जनवरी 1960 तक निश्चित की गई थी, लेकिन संविधान में संशोधन करके और इस समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया। तो 95 संवैधानिक संशोधन 2010 में हुआ। ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन बन रहा है 1 नंबर का कि 95 संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 2010 में। इसके आधार पर जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको बढ़ा करके और 25 जनवरी 2020 तक कर दिया गया। फिर अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में
संविधान की प्रस्तावना है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, संविधान की प्रस्तावना जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, तो प्रस्तावना में क्या लिखा है कि प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में क्या होती है? एक प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा संविधान के जो मूल उद्देश्य है, मूल जो लक्ष्य है, उनको स्पष्ट किया जाता है। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा जो संविधान में मूल उद्देश्य है, जो मूल लक्ष्य है, उनको स्पष्ट किया जाता है। संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है। संविधान की जो गौरवपूर्ण मूल्य है उनको संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है। किसी भी देश ये कह रहा है कि प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है जिसमें संविधान के जो मूल उद्देश्य है उनको स्पष्ट किया जाता है और संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है। तो इस प्रकार से जो संविधान की मूल प्रस्तावना है, संविधान की मूल जो प्रस्तावना है वो किस प्रकार से थी? हम भारत के लोग। संविधान की मूल प्रस्तावना यानी कि जब हमारा संविधान लागू किया गया था उस समय संविधान की जो प्रस्तावना थी वो किस प्रकार से थी? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत कौन सा है? 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भारतीय संविधान की क्या है? मूल प्रस्तावना। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना इस प्रकार से लिखी हुई है जिसमें मोस्ट क्वेश्चन बना है कि भारतीय संविधान को, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है 1 नंबर का, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब अधिनियमित किया गया, कब आत्मर्पित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया गया। अगर क्वेश्चन ये बताया कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो इस प्रकार से जो संविधान की मूल प्रस्तावना है इसको दोबारा से देखिए। पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। क्या देखेंगे? प्रस्तावना कि प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में क्या होती है? एक प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा संविधान में जो मूल उद्देश्य है उनको स्पष्ट किया जाता है और संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना
रखा गया है। जो भी गौरवपूर्ण मूल्य होते हैं, कर्तव्य होते हैं, उनको संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है। फिर जो भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना है वो किस प्रकार से है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मानसिर शुक्ल सप्तमी और संवत 2006 जो विक्रमी संवत है 2006 को तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए ये तो थी मूल प्रस्ताव। फिर जो हमारा 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ, 42वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार भारतीय भारतीय संविधान की जो मूल प्रस्तावना थी इसमें कुछ चेंज कर दिया गया। क्या जो 42वां संविधान संशोधन 1976 की धारा 2, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ भाई? 1976 में। और संविधान की धारा 2 में संशोधन प्रस्तावना में नहीं 42वें संविधान संशोधन 1976 संविधान की धारा 2 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। क्या दो संशोधन किए गए? तो पहला संशोधन क्या था कि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रतिस्थापित किया गया। और दूसरा जो संशोधन हुआ वो था कि राष्ट्र की एकता के स्थान पर, देखिए मूल प्रस्ताव में दूसरा संशोधन क्या हुआ? राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को, राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रतिस्थापित किया गया। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 और धारा 2 के द्वारा ये दो संशोधन